Puppet Trump, Deep State, America Reinvented. नमस्ते। डोनाल्ड ट्रंप का पहले ही दिन 200 बड़े फैसले लेने अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। इसका गहरा विश्लेषण आज करेंगे हिमांशु वैद्य जी के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, पहले दिन ये जो धमाका हुआ है, इसको क्या समझा जाए? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक फ्रंट है डीप स्टेट के लिए, जो अमेरिका का डीप स्टेट है। और अमेरिकन डेमोक्रेसी बाय एंड लार्ज एक मैनेज डेमोक्रेसी रही है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो पिछले 50 साल में बाय एंड लार्ज एक मैनेज डेमोक्रेसी अमेरिका रही है। तो बिल क्लिंटन भी मैनेज था, ओबामा भी मैनेज था। ट्रंप पहली बार जब आया तो वो अनमैनेज था, कि डीप स्टेट को लगा ही नहीं था कि वो आएगा। उनको ये लगा कि हिलरी क्लिंटन को लाना है, और हिलरी क्लिंटन को लाने के लिए उन्होंने मैदान साफ करने के लिए रिपब्लिकन सारे लीडर्स को साइड कर दिया जो हिलरी को हरा सकते थे, और ट्रंप के लिए रास्ता खोला ताकि ट्रंप हार जाए। अब इसमें डीप स्टेट पूरा का पूरा गलत हो गया, क्योंकि जितने सर्वे उन्होंने कराए, जितना एनालिसिस करवाया, और उनका खुद का फील भी था, वो यही कह रहा था कि हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी। लेकिन जो कहते हैं कि द मोस्ट politically incorrect voters, they don't speak in surveys। तो जब आप सर्वे करने जाते हो तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट वोटर्स बोलते नहीं है या झूठ बोलते हैं। उसमें डीप स्टेट धोखा खा गया, और उनको लगा ही नहीं था कि ट्रंप आएगा। ट्रंप को खुद को भी नहीं लगा था कि मैं आऊंगा। इसलिए जब ट्रंप जीत के आया तो उनको भी पता नहीं चला क्या करना है, इसको भी पता नहीं चला क्या करना है, बिकॉज एवरीबडी हम्म। वाज ट्रंप हैड स्टूड अप ओनली टू बिकम फेमस। राइट। ही नेवर वांटेड कि वो उसे सोचा नहीं था कि वो जीतेगा। तो तब जो ट्रंप विदाउट डीप स्टेट इंटेंशन, कंसेंट तो नहीं कहना चाहिए, पर इंटेंशन जो आ गए थे, हम्म। तो हम्म। उसके बाद उन्होंने अगले 2-3 साल के बाद, अगले 2 साल के बाद एक्चुअली ट्रंप को काफी हद तक अपने कब्जे में ले लिया था। और जो ट्रंप फर्स्ट ईयर में था और ट्रंप जो थर्ड ईयर में था, वो काफी अलग था। जी। उसके बाद ये हुआ कि जैसा वो चाहते थे हिलरी के टाइम पे, उन्होंने ओबामा के साथ, बाइडन के साथ कर दिया, बाइडन और ओबामा के साथ। हम्म। तो उन्होंने एक मैनेज डेमोक्रेसी चलाई जब तक कि डीप स्टेट के अंदर फिशर्स नहीं हुए। हम्म। अगर डीप स्टेट के हाथ में ही सारा पावर है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है। कि अगर ट्रंप एक फ्रंट है, तो जो पीछे बैठे पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनका नॉलेज का वर्ल्ड क्या है और उनके इंटेंशंस क्या है। ये हम्म। बहुत, दिस इज एक्चुअली द राइट क्वेश्चन, कि what is the knowledge world of the deep state people, and what are their intentions, what do they want to do with America and the world. जी। Now that is a real question. तो इसमें ये हुआ कि डीप स्टेट के अंदर जब ट्रंप को हराया गया और बाइडन को लाया गया, तब उनके लिए ये था कि एक कंसेंसस था उनके, जिसको कहते हैं वोक कंसेंसस, हम्म। जिसमें एलजीबीटी क्यू, जेंडर, रेस, क्रिटिकल रेस थियरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, इमिग्रेशन विदाउट बॉर्डर्स, ये सारे आइडियाज जो एक ग्लोबलिस्ट एलिटिस्ट आइडियाज थे और वोक आइडियाज थे, लिबरल आइडियाज थे, ये डीप स्टेट के अंदर मेजोरिटी थी। जिसकी राइट। वजह से बाइडन आया, जिसकी वजह से कनाडा में ट्रूडो आया, जिसकी वजह से जर्मनी में मार्कल आई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में वो लेडी आई जो थी वो, और जिसकी वजह से यूके में वो मूवमेंट चल पड़ी। तो बेसिकली, और उन्होंने इंडिया में भी कोशिश की है, इंडिया में 1-2 यूनिवर्सिटीज भी उन्होंने फाइनेंस की।
और हॉलीवुड पे भी उन्होंने काफी कब्जा कर लिया था। तो डीप स्टेट के अंदर एक कंसेंसस था कि हमको एक वोक वर्ल्ड क्रिएट करना है। राइट। वोक वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए उन्होंने काफी सारे मेजर्स किए, और सबसे पहला मेजर था असॉल्ट ऑन आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ द जेंडर। और ये अनुरोध हुआ जिसकी वजह से आप देख सकते हो अमेरिका में जो इमिग्रेशन हुआ, जो इमिग्रेंट्स को पैसे दिए गए, एक स्टेट ने ऐसा कर दिया कि आप अगर $50 या $100 तक की चोरी करते हो स्टोर से तो चोरी नहीं मानी जाएगी, वो आपकी गरीबी मानी जाएगी। तो ये सारा पूरा एक वोक एजेंडा था। और ये करते करते एक लेवल पे बात आई जहां पे सिचुएशन ये आ गई थी कि इट वॉज ऑलमोस्ट क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अ क्रिश्चियन क्रूसेड। और हम्म। इतना बुरी तरह से अमेरिका स्प्लिट था, बिल्कुल बीचों बीच 50-50 तरह से, कि एक तरफ तो जो सिंसियर हार्ड वर्किंग लोग थे, जो पेट्रियोटिक लोग थे, कंजर्वेटिव थे, रिलीजियस बिलीफ वाले थे, दूसरी तरफ वोक थे। और ये फिशर्स चले गए थे अमेरिकन आर्मी के अंदर। ओके। और लोगों को बहुत ही ये डाउट होने लगा था कि या तो एक क्रिश्चियन अपराइजिंग होगी और आर्मी साथ में मिल जाएगी, या आर्मी अपराइज करेगी और क्रिश्चियन लोग सपोर्ट करेंगे, या एक क्रिश्चियन अपराइजिंग होगी और आर्मी उसका दमन करेगी जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। अच्छा। ये सभी सिनारियोज जो थे वो कैटेस्ट्रॉफिक डिजास्टर सिनारियोज थे। और उस वक्त ये हुआ कि जो डीप स्टेट के अंदर जो एक कंसेंसस था कंजर्वेटिव और लिबरल फैक्शंस के बीच में, वो टूट गया। और फिर कंजर्वेटिव फैक्शन ने लिबरल फैक्शन को हरा दिया और डीप स्टेट को टेक ओवर कर लिया। और ये जो टेक ओवर हुआ है डीप स्टेट का बाय द कंजर्वेटिव फैक्शन, ये की डेवलपमेंट है पिछले 3 सालों के अंदर। हम्म। कि आपने देखा होगा पिछले 3 साल, स्पेशली पिछले 2 सालों के अंदर, 2-3 साल। वो एजेंडा ऐसे लग रहा है जैसे कि वापस जा रहा है। राइट। इंडिया के हर फेड आउट सिटी है। में जो प्राइड परेड्स होती थी वो सब बंद हो गई है, कहीं सुनाई नहीं देती अभी। और जर्मनी में एंजेला मार्केल को जाना पड़ा, न्यूजीलैंड में उस लेडी को जाना पड़ा, ये सब जो है कनाडा में अभी ट्रूडो को भी जाना पड़ा। तो ये सब जो है ये उस चीज का आउटकम है कि अमेरिकन डीप स्टेट के अंदर जो इस वक्त कोर बॉडी है जो पूरी दुनिया को चला रही है, हम्म। उसके अंदर कंजर्वेटिव फैक्शन ने डिसाइसिवली जीत हासिल कर ली। और वो अब अमेरिका को और वर्ल्ड को री इन्वेंट करेंगे ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वैल्यूज के अंदर। और उसी के अंदर उन्होंने ट्रंप को फिर से जिताया है। और इसीलिए ट्रंप जो है वो उनका एक फ्रंट है। अब ये बात आती है कि फ्रंट के साथ वो क्या करना चाहते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि डीप स्टेट इतना इंटेलिजेंट है कि कई बार वो लोगों को लगने लगता है कि वो खुद अपने आप काम कर रहे हैं जबकि वो उनका एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। हम्म। तो ट्रम्प के साथ पार्टली ये है कि पार्टली तो ट्रम्प का और डीप स्टेट का एक नेचुरल कंसेंसस राइट। है, एक दोनों का एक नेचुरल बिलीफ कन्फ्लुएंस है। और पार्टली डीप स्टेट ने उनको एजेंडा दिया हुआ है, और पार्टली उन्होंने उसको ऐसा कर दिया है कि वो उसका उसको लग रहा है कि मैं अपना एजेंडा कर रहा हूं जबकि वो डीप स्टेट का एजेंडा है। तीनों फैक्टर्स चल रहे हैं। साथ में। तो इस लाइट में हमको देखना चाहिए कि ट्रम्प क्या कर रहा है और क्यों इस स्पीड से कर रहा है। बिकॉज अगर इस लाइट में हम नहीं देखेंगे तो इसको एक बहुत ही अलग एनालिसिस आ जाए कि अब डीप स्टेट क्या चाहता है कि अमेरिका को री इन्वेंट किया जाए, पूरा एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका 1900 से लेके 1960s तक था, हम्म। जिसमें अमेरिका एक्चुअली ऊपर आया था, जहां पे हार्ड वर्क, मेरिटोक्रेसी, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, पेट्रियोटिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सब कोर वैल्यूज थे बिफोर द एडवेंट ऑफ द लिबरल अमेरिका। बिकॉज इट स्टार्टेड विद द हिप्पी अमेरिका, देन फेमिनिस्ट अमेरिका, और फिर वो वोक अमेरिका हो गया। हम्म। सो दे आर री इन्वेंटिंग अमेरिका इन दैट 1900 टू 1950 और 1960
time frame, because they have seen by reviewing the whole last century history that this is not sustainable. This neoliberalism, this wokeism is not sustainable. और इसके अंदर उन्होंने ये भी देखा कि कैसे चाइना हाथ से निकल गया, हम्म। जिस पर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे कि चाइना कैसे हाथ से निकल गया जो अब तक दूसरे देश नहीं निकले थे। तो इस लाइट में जब हम ट्रंप को देखते हैं तो डीप स्टेट ने का एजेंडा ट्रंप को कैसे दिया गया है, दो तरीके से। एक, ट्रंप जो है, he is a no holds barred person and he doesn't care about what people say, and he is not pressurized by what people say। और कुछ हद तक वो जॉर्ज बुश जूनियर जैसा है कि लोग कहते हैं इससे बात करना ही बेकार है। सो इस लाइट में जब हम देखते हैं तो डीप स्टेट के पास अब टाइम नहीं है। वो सबसे पहले अमेरिका को री इन्वेंट करना चाहता है, वर्ल्ड को री इन्वेंट करना चाहता है। इसीलिए ट्रंप ने ये जो 200 फैसले लिए पहले दिन पे, वो इसलिए है क्योंकि डीप स्टेट ने उसको सपोर्ट किया है। डीप स्टेट उसको कोर्ट में भी सपोर्ट करेगा, आर्मी में भी सपोर्ट करेगा, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी सपोर्ट करेगा। और डीप स्टेट ने उसको कहा है कि सबसे जल्दी हो सके उतना एजेंडा इंप्लीमेंट करो, नंबर वन। नंबर टू, अगर ट्रंप कहीं पे डीप स्टेट से डिफरेंट हो जाता है और एक बगावत कर देता है कि अब तो प्रेसिडेंट बन गया हूं, मेरे को चाहिए वो करूंगा, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि डीप स्टेट के पास इनफ मटेरियल है उसको ब्लैकमेल करने के लिए, हम्म। इनफ उनकी पावर है अमेरिकन सिस्टम में उसको निकालने के लिए कि मीडिया, जुडिशरी, लॉयर्स, आर्मी सबके थ्रू मिला के, और खास करके सीआईए, अगर ट्रंप डाइवर्ट होता है डीप स्टेट के एजेंडा से, तो वी शुड हम्म। नॉट सरप्राइज अगर मिडवे ट्रंप को ड्रॉप करके इसी इंपीचमेंट प्रोसीडिंग में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ओ। और सेकंड बात है कि दे ऑल्सो वांट कि अगर ये ना करना पड़ा तो ट्रंप के 4 साल में जो भी करना है उसको 200% कर दो, ताकि सारा टर्मोइल ट्रंप के सर पे आ जाए। और फिर 4 साल के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो डीप स्टेट की क्लियर चॉइस है, उसको फिर प्रेसिडेंट बना के एक स्टेबल अमेरिका को आगे किया लीड जाए। कर लेते हैं। हम्म। एजेंडा जो डीप स्टेट का है, ये 25 साल का एजेंडा है कि पिछले 25 साल में एक वोक डीप स्टेट ने अमेरिका को एक डायरेक्शन में ले गया, और अब कंजर्वेटिव डीप स्टेट अमेरिका को 25 साल तक एक कंजर्वेटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। तो उसका ये शुरुआत है कि अब जो है वो दे वांट टू रिटर्न अमेरिका टू रिटर्न टू दैट गोल्डन पीरियड ऑफ मेरिट, रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजर्वेटिव वैल्यूज, क्रिश्चियनिटी एंड सो ऑन। सो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के लिए और वर्ल्ड के जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनके लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। लेकिन इस गोल्डन राइट। पीरियड में कुछ डिफिकल्टीज भी आएंगी, स्पेशली उन कंट्रीज में जिन कंट्रीज में ये डीप स्टेट रेजिम चेंज या सोशल इंस्टेबिलिटी की कोशिश कर रहा है। इन हम्म। चीजों को छोड़ के इट्स ऑलमोस्ट एज दो वी आर एंटरिंग गोल्डन एज, जहां पे ये डीप स्टेट अमेरिका को भी री इन्वेंट करेगा और चाइना, टर्की, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनको भी धीरे धीरे करके एकदम वीक कर देगा। सो जो इस वर्ल्ड के जो टायरेनिकल पावर्स है, नॉन डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, इनह्यूमन पावर्स, दे विल गेट वीकंड। इस्लामिक जिहाद विल गेट वीकंड। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स विल बी कि एक रेजिम चेंज का डर, जो कंट्रीज को ये टारगेट करते हैं वहां पे सोशल इंस्टेबिलिटी का डर, और डी डॉलराइजेशन न हो पाना जितना इजीली बाइडेन के राज में हो सकता था। ये तीन कोर प्रॉब्लम रहेंगे बाकी के वर्ल्ड के लिए, बट अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ गोल्डन एज विच इज जस्ट बिगिनिंग।
but the initial part of the golden age will be slightly harsh for many people. हम्म। सो अगर हम इसको ओवरऑल देखें, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, क्या क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन आप दो तरह से देख सकते हो, एक्सटर्नल अमेरिका के लिए और इंटरनल। एक्सटर्नल में द पीपल हु विल कंट्रीज हु विल पे द वर्स्ट प्राइस वो होंगे चाइना, मेक्सिको, कनाडा, टर्की और ईरान। ये लोग वर्स्ट प्राइस पे करेंगे इस चीज की। हम्म। और जो बेनिफिट लेंगे दैट विल बी ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और जो ज्यादा बेनिफिट लेंगे लेकिन जिनको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा वो होंगे इंडिया, जापान और कुछ हद तक जर्मनी। इनको बेनिफिट मिल सकते हैं लेकिन बहुत संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन हम्म। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट लेंगे वो होंगे इंडिया और जापान। जापान को काफी, सॉरी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ओके। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़े बेनिफिशियरीज हो सकते हैं इफ वी प्ले द कार्ड्स राइट। दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट में एक और बड़ी कैजुअलिटी आएगी यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज, कि दे विल बी ग्रेट लूजर्स। अच्छा। ऑल द यूनाइटेड नेशंस बॉडी डब्ल्यूएचओ से तो निकल चुके हैं और यूनाइटेड नेशन फंडिंग पे भी धीरे धीरे कट आ जाए। दैट इज वन। इंटरनल के अंदर द लूजर्स विल बी द वोक इकोसिस्टम। सो जो भी वोक प्रोफेसर्स हैं एकेडेमिया में, वोक जर्नलिस्ट मीडिया में, हॉलीवुड में, फाइनेंसिंग सिस्टम में, इंडस्ट्री के अंदर, कंसल्टिंग वर्ल्ड के अंदर एक वोक क्लियरेंस शुरू होगा। और ये वोक एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर काफी कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। So this will almost be like a sophisticated democratic purge. So ये कोर इफेक्ट आएंगे। और दूसरा इफेक्ट आएगा एजुकेशन सिस्टम पे जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। ओके। एजुकेशनल सिस्टम फिर से वो कंजर्वेटिव वैल्यू सिस्टम पे ले आएंगे। सो और मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट जरूर होगा। उसके दो रीजन है। एक रीजन होगी पॉलिसी, हम्म। दूसरी रीजन होगी कि सभी इमिग्रेंट्स को शायद ये ना निकाल पाए, तो जो इमिग्रेंट रह जाते हैं वो एक वर्कफोर्स बन जाएगा, लो एंड वर्कफोर्स जो उनको चाहिए, जिसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट किया करते थे। वो सेकंड है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कम लोग बात कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटाइजेशन। अच्छा, काम चालू है। कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटाइजेशन है वो काफी हद तक एक लेबर एडवांटेज को नलीफाई कर देगा। बिकॉज द होल लॉजिक ऑफ शिफ्टिंग टू द ईस्ट वॉज द लेबर एडवांटेज, द लो कॉस्ट। नाउ व्हेन रोबोट्स मेक समथिंग, लेबर बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैन शिफ्ट बैक टू यूएसए ऑन द बैक ऑफ रोबोटाइजेशन। सो ये कुछ फर्क होंगे एक्सटर्नल और इंटरनल इस पूरी शिफ्ट की वजह से। यू आर म्यूटेड। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। I actually so lost, I didn't realize while you were sharing, विजुअलाइजिंग कि कैसा टाइम देख सकते हैं हम लोग आने वाले 10 एक साल में, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लान लगता है। सो जैसा आप मेंशन कर रहे थे कि 50 60s का यूएस है, दैट मीन्स उसको एस्टेब्लिश करने में कुछ ज्यादा समय लगेगा। तो अगर देखा जाए ट्रम्प फ्रंट है, तो डीप हाँ। स्टेट का यानी कि कोई लॉन्ग टर्म प्लान है। वो लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? अ,
डीप स्टेट का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, वो तो है टू री एस्टैब्लिश द ग्रेट अमेरिकन सेंचुरी। कि वो नहीं चाहते कि अमेरिकन एम्पायर किसी और एम्पायर से सब्स्टिट्यूट हो या चैलेंज हो। सो लॉन्ग टर्म विजन तो उनका यही है कि अमेरिका का इरोजन जो है एज एन एम्पायर, उसको रोका जाए, उसको रिवर्स किया जाए। और वो लोग जो कहते हैं ग्रेट अमेरिकन सेंचुरी, उसको एस्टैब्लिश किया जाए, ये उनका ब्रॉड प्लान है। लेकिन जो अ, उसके जो कंपोनेंट्स है उस प्लान के, उस कंपोनेंट्स में है कि एक, कि अमेरिका को फिर से उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज और ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर में वापस लाया जाए, नंबर वन। नंबर टू है कि डी डॉलराइजेशन को किसी भी कीमत पे स्टॉप किया जाए, क्योंकि डी डॉलराइजेशन ऐसी चीज है कि अगर वो स्टॉप नहीं हुआ तो अमेरिका तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज आज वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है। राइट। उनके लिए डॉलर सिर्फ एक प्रिंट आउट है, क्योंकि ये फियाट करेंसी है, ये किसी के सामने पैक्ड नहीं है। पहले करेंसी गोल्ड के सामने पैक्ड हुआ करती थी कि जितना सरकार के पास गोल्ड हो उतने नोट छापेंगे वो। तो जिमी कार्टर ने उसको डिलीट कर दिया था कि हम्म। फियाट करेंसी होगी, कि ये करेंसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार कह रही है करेंसी है, इसकी वैल्यू और कहीं से नहीं आ रही, इट्स ओनली अ फियाट इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो जो फियाट करेंसी है उसमें यह है कि बिकॉज इट्स अ रिजर्व करेंसी, दे आर एबल टू प्रिंट इट एंडलेसली एंड afford their prosperity without deserving it, without earning it। तो अगर कंट्रीज डॉलर छोड़ के दूसरे किसी में भी ट्रेड करते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू प्रिंट इट एंडलेसली, एंड उनका डेट इतना ज्यादा है कि वो कोलैप्स कर जाए। राइट। सेकंड उनका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि किसी भी तरह से डी डॉलराइजेशन को रोको। और इसी के अंदर उन्होंने वो सऊदी अरेबिया से कहा है कि कुछ भी करके $1 ट्रिलियन यूएसए में इन्वेस्ट करो, ताकि सऊदी लॉक हो जाए और वो पेट्रोल का जो ट्रेड है वो डॉलर में ही करे। हम्म। वो खुद का करेक्ट। अमेरिकन सिस्टम से लॉक्ड हो जाएगा। हम्म। क्योंकि अगर सऊदी पेट्रोल से को दूसरी करेंसी में ट्रेड करता है तो मोस्ट कंट्रीज विल रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन डॉलर बाय अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये सेकंड है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट उनका कंपोनेंट है वो है कि पिछले सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट 75 साल से काफी दुनिया के, ज्यादातर दुनिया में कहूं, जो कहते हैं अमेरिकन फाइनेंस प्रॉस्पेरिटी, हम्म। कि अमेरिका सी के ओशन के सारे रूट को सिक्योर कर रहा है सबके लिए अपनी नेवी से। अमेरिका यूरोप को पूरा सिक्योर कर रहा है अपने प्रेजेंस से। मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, दुबई को, बहरीन को, ओमान को स्टेबिलाईज कर रहा है अपने प्रेजेंस से। पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को उसने सिक्योर किया हुआ है। तो नोबडी पेज फॉर दिस सिक्योरिटी। एंड सेकंड, यूएस डीप स्टेट का हमेशा से ये प्लान होता है कि जो भी कंट्री जहां पे ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, नेचुरल रिसोर्स अच्छा है और ह्यूमन रिसोर्स ट्रेडेबल है, वहां पे दे पिकअप दैट कंट्री, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, उसको लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम लेवल तक ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट वहां से हटा देते हैं। हम्म। और फिर नए कंट्री को पकड़ते हैं, उसको फिर से लो से मीडियम पे ले जाते हैं, फिर तीसरे कंट्री को पकड़ते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मोस्ट कंट्रीज आर ट्रैप्ड इन व्हाट दे कॉल द मिडिल इनकम ट्रैप, ट्रू। कि पर कैपिटा इनकम लो से इंक्रीज होती होते मिड लेवल पे आ जाती है, लेकिन हाई पे नहीं जा पाती। मिड पे आके कंट्री स्टेगनेट कर जाते हैं। और ये स्टेगनेशन के बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन है द यूएस गेम प्लान ऑफ शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट्स वंस अ कंट्री रीचेज अ मिड इनकम ग्रुप। तो ये अमेरिका ने कॉन्स्टेंटली किया है कि पहले दे वुड पिक अप country, bring it up to a mid level and then exit it to go to another country। हम्म। एक्सेप्शंस कुछ होते हैं
कि अगर कंट्री बहुत छोटा है, जैसे ताइवान है, साउथ कोरिया है, तो हम्म। दे अलाउ इट टू राइज। बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो सोशल साइकिल है, कि आप 50 साल के अंदर वो करते हो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कंट्रीज ने 250 साल में किया है, और आप इतना हार्ड वर्क करते हो कि आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, तो बहुत जल्दी वो कंट्री में डीपॉपुलेशन आ जाता है। जैसे जापान में आया, कि उन्होंने 50 साल तक बहुत हार्ड वर्क किया, सबसे हार्ड वर्किंग लोग, सबसे हाई क्वालिटी वर्क करने वाले लोग थे, और आज क्या है, इट्स डिक्लाइनिंग इनटू ऑब्लिवियन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। कि लोग काम भी करते रह गए, फैमिली रेस करने का टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। तो इट्स एन अनसस्टेनेबल मॉडल। तो वहां पे अमेरिकन डीप स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये हाई इनकम भी कंट्री आ गया, तो बिकॉज ऑफ दिस, हम्म। जैसा प्रोसेस है हाई इनकम में आने का, वो प्रोसेस है सेल्फ डिफीटिंग है। हम्म। इट्स अ सेल्फ एनाइलेटिंग प्रोसेस। कि what appears economically like a miracle is, in historical terms, actually a demographic suicide. तो उनको वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे वो होने देते हैं। ताइवान, साउथ कोरिया सेम रास्ते पे जा रहा है, वो डीपॉपुलेशन से खत्म हो जाएगा। ताइवान इज वेरी स्मॉल, तो उसको अलाउ किया। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज को ये मिड लेवल पे लाके ही रख देंगे। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा उनके पॉलिसी में, कि they will not allow any more American finance prosperity. So they will ask all the Europeans to pay for security. And they will call back much of the investment from middle income countries. So this will be one part. The second part will be कि एक उनका उनके कामों का एक इफेक्ट नीचे आएगा। जैसे अगर वो 1 करोड़ इमिग्रेंट्स को वापस भेज देते हैं, तो इंडिया के पास एक केस बन जाता है 2 करोड़ बांग्लादेशियों को वापस भेजने का। तो राइट। ये इफेक्ट आएगा कि आज अगले 4 साल में ट्रम्प जो भी करता है, वो एक प्रेसिडेंस बन जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, हम्म। जो काफी हद तक पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से लोग रुके हुए हैं। तो जैसे ही ट्रम्प पॉलिटिकल करेक्टनेस की लाइन को तोड़ देगा, इट विल बिकम प्रेसिडेंट। सो ये जो उनके जो इम्प्लीकेशंस है, उसका एक आउटकम आएगा कि अ वेरी स्ट्रिक्ट वर्ल्ड with regard to immigration and a very strict world with regard to tariffs. तो एक जो ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा मूवमेंट था, वो रिवर्स हो रहा है। बिकॉज द डिफिकल्टी इज कि वो मूवमेंट गलत नहीं था, लोगों को कैलिब्रेट करना नहीं आया, उसको मैनेज करना नहीं आया। और यही होता है व्हेन यू रश इनटू द फोर्थ गियर विदाउट हम्म। अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ थिंग्स, एंड यू स्टार्ट हम्म। फ्लाइंग on the wings of idealism without taking a look at the brutal reality as it is. So ये उनके जो प्लान के जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो उसमें आएगा, और विल बी सी अ रिवाइवल ऑफ कंजर्वेटिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये एक 25 साल का प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत हम देख रहे हैं। इट विल रीशेप अमेरिका, इट विल रीशेप वर्ल्ड। जो हमको खाली ये देखना है कि साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में वो किस तरह का रीशेपिंग करते हैं, और उस रीशेपिंग में क्या वो स्मूथली हो जाता है या वायलेंट होता है। क्योंकि अगर वो वायलेंट हुआ और नेशंस ब्रेक होने लगे, तो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन खड़ी हो जाएगी सबके सामने। सो दिस इज हाउ वी कैन लुक एट their agenda and the implications of their agenda. क्या असर पड़ेगा, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज की, क्या सरकारों पर वाकई इसका असर पड़ेगा भी? बहुत पड़ेगा, क्योंकि ये एक मिथ है कि हर कंट्री फ्री है, और हर कंट्री के, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग खुद सब कुछ चुनते हैं। ज्यादातर डेमोक्रेसीज मैनेज्ड है, इंटरनली, एक्सटर्नली और बोथ।
हम्म। जैसे अ, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल। तो उनसे पहले जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी के चीफ थे वो थे मिर्जा असलम बेग। जी। तो मिर्जा असलम बेग ने पाकिस्तान की आर्मी के ट्रेडिशन के हिसाब से जब रिटायर हो रहे थे तो 5-6 नाम उनको प्राइम मिनिस्टर को भेजे थे कि इनमें से किसी को भी नेक्स्ट आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। सबसे पहला नाम था हमीद गुल का, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, और नीचे जो लिस्ट में थे उनमें से किसी को बनाया गया। और बाद में जब हमीद गुल का इंटरव्यू आया जो अभी भी यूट्यूब पे है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की मर्जी के बिना पाकिस्तान का आर्मी चीफ लग ही नहीं सकता, और हम्म। अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं आर्मी चीफ बनूं। तो मतलब अब पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ ही एक्चुअली तो रूलर है। तो सही। प्राइम मिनिस्टर तो नाम का है, उसको तो कभी भी आर्मी चीफ हटा सकता है, फांसी पे लगा सकता है, जेल में डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। जी। तो पाकिस्तान का रियल सुल्तान तो आर्मी चीफ है, और वो सुल्तान तो अमेरिका अपॉइंट करता है। हम्म। तो अब ये देखो तो पूरा पाकिस्तान अमेरिकन मैनेज्ड है। इमरान खान शिफ्ट करके चाइनीज की तरफ जाने की कोशिश की थी, उसी में तो जेल में चला गया। कि वो अमेरिकन मैनेज्ड पाकिस्तान को चाइनीज मैनेज्ड पाकिस्तान बनाने गया था, उसी चक्कर में वो जेल में चला गया। तो मेनी ऑफ द कंट्रीज आर मैनेज्ड। हम्म। जर्मनी, मार्कल कैसे आई, उसको अमेरिकन डीप स्टेट ने खड़ा किया। न्यूजीलैंड में वो लेडी कैसे आई, अमेरिकन ने खड़ा किया। ट्रूडो, अमेरिका ने खड़ा किया। तो ऑल दिस कंट्रीज विल अंडरगो लीडरशिप चेंज कंप्लीटली, जिसे सब कुछ होगा। कुछ लोगों को समझाया जाएगा, कुछ लोगों को पैसे दिए जाएंगे, कुछ को ब्लैकमेल किया जाएगा, कुछ को जेल में डाला जाएगा, कुछ के स्कैंडल मीडिया में रिलीज किए जाएंगे। वो तो शाम दाम भेद दंड सब कुछ होगा उसमें तो। पर most of the countries which actually are American satellites in different ways, they will undersee a राइट। leadership change। हमारे पड़ोस से बांग्लादेश में होगा कि जैसे पिछली अमेरिकन सरकार ने, पिछले अमेरिकन डीप स्टेट ने यूनुस को बिठाया था, अब नया जो डीप स्टेट है यूनुस को निकालेगा। तो बाय एंड लार्ज कनाडा, जर्मनी, मेक्सिको, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन श्रीलंका, श्रीलंका में भी जो लेफ्टिस्ट बैठा है वो बाइडन का ही बिठाया हुआ है, वो भी जाएगा। राइट। सो ये लीडरशिप चेंज चलते रहेंगे पूरे वर्ल्ड में अगले 2 साल में। और जो अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट्स हैं वो सब में एक पर्ज होगा वोक लॉबी का, ऊपर से नीचे तक। सो वी विल सी अ ग्लोबल चेंज, दिस इज नॉट अ स्मॉल चेंज। सी अमेरिकन डीप स्टेट के अंदर जब चेंज होगा और वो अकेला एम्पायर है वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली इट विल बी वर्ल्ड वाइड चेंज। हमारे को इशू ये है कि क्या वो रेजिम चेंज इंडिया में करेंगे या नहीं करेंगे। हम्म। क्योंकि पिछला जो डीप स्टेट था, वोक डीप स्टेट, वो तो करना चाहता था, जिसकी वजह से वो फार्मर के आंदोलन हुए थे, शाहीन बाग हुआ था, उसके थ्रू वो करना चाहते थे एक रेजिम चेंज। तो नाउ वील हैव टू सी हाउ द न्यू डीप स्टेट looks at India. Is it still looking at regime change, or is it looking at us as a stable partner? So it हम्म। will be clear in the next 6 months to 1 year कि वो क्या सोच रहे हैं। और therefore the implications are कि we will be seeing a shaping of a completely new world in terms of governments, values and uh, international architecture। पूरा ही एक रीशेपिंग होगा, फंडामेंटल रीशेपिंग, जो अगले 20-25 साल तक चलेगी। अगर हम बैकबोन देखें किसी भी आने वाले टाइम की, तो एकेडमिक्स और साइंस बहुत एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। तो क्या राइट, इसका एकेडमिक्स और साइंस पर भी इफेक्ट होगा? सबसे ज्यादा एकेडमिक्स पे तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वही जन्मभूमि है पूरे वोक मूवमेंट की, ट्रू। स्पेशली कैलिफोर्निया का एकेडमिक्स, बर्केली। सो
एकेडमिक्स, मीडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, यहां तक कि आप देखो कि इवन साइको एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, टेविस्टॉक, यूके में। जी। टेविस्टॉक वोक बन गया है, ओ। तो उसको भी एक डी वोक करने की जरूरत है। साइकेट्री के अंदर उन्होंने DSM-5 TR लाया, टर्म रिवाइज्ड इन बिटवीन, उसको वोक बनाने के लिए। तो करिकुलम है, जेंडर की जो पूरी डिस्कोर्स है, वो सब कुछ चेंज होगा, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसका एकेडमिक्स में और मीडिया में, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस चीज का होगा। एंड वी शुड सी अ कंप्लीटली न्यू करिकुलम, नो डाउट अबाउट इट। एंड वी शुड ऑल्सो सी de-tenuring of many professors, a cleaning of universities, a purge in media and academia. So ये तो एक I would say the first thing to do kind of thing है, first bite of Trump. So